नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण जी की कहानी बच्चे का प्रथम अध्याय। प्रिय भाई, कल हेड क्लर्क से मिला था। बहुत आरजू मिन्नतें करके उसे इस बात पर राजी कर पाया कि जुलाई तक तुम्हारा ट्रांसफ़र ना हो। इसी को गनीमत समझो, जून में फिर देखा जाएगा। सुना है कि ये हेड क्लर्क मई से पहले ही रिटायर्ड होने वाला है। और भाभी जी ने तोप छोड़ी या नहीं? कन्या रत्नम या पुत्र रत्नम? नया समाचार भी सुनो। राजेश्वर की तो तुम्हें याद होगी, वही जो कविता करता था, हम लोग जिसे महाकवि कहा करते थे। उस बेचारे को टीवी हो गई। क्या उसकी कल्पनाएं थी और क्या हुआ आखिर। मास्टरी से कितनी घृणा करता था और वही स्कूल मास्टरी अंत में उसे मिली। 2 बच्चे भी हो गए और गृहस्थी की बोझिल गाड़ी ढकेलता ढकेलता आखिरकार वह टीवी का शिकार हो गया। छुट्टी लेकर अपने चाचा के पास तुम्हारे शहर में पहुंचा है। मुझे यहीं इलाहाबाद आकर हर्ष रूप से यह सब मालूम हुआ है। भाई, हो सके तो राजेश्वर का पता लगाना और उसकी कुछ सहायता करना। बहुत दर्द लग रहा है। मुझे तो सुनकर वहम सा हो गया है। लगता है कि मुझे टीवी हो जाएगी, तुम्हें भी सब टीवी हो जाएगी, सब टीवी से ही मरेंगे। सभी तो दरिद्रता के शिकार हो रहे हैं, सभी तो पिस रहे हैं। इस प्रकार कब तक जीवित रहेंगे? प्रिय भाई, तुम्हारा पत्र कल ही मिला। हेड क्लर्क से तुमने इतना काम करवा लिया, दाद देता हूँ। मुझे तो वह शायद फटकार ही देता। श्रीमती जी ने कन्या रत्नम दिया है, कल ही स्नाता हुई है। मेरे ऊपर यह 3री डिग्री और हुई। राजेश्वर का सब हाल मुझे ज्ञात हो चुका था। शीघ्रता से तुम्हें पत्र लिखा था, इसी से कुछ प्रकट नहीं कर पाया। उसके चाचा को तो तुम जानते हो, पूरा खूसट है। अचानक एक दिन यहाँ बाजार में उससे मेरी भेंट हो गई। उसी दिन फिर राजेश्वर के पास पहुंचा। क्या कहूँ, क्या हाल था उसका। तीव्र ज्वर में जलता, घड़ी घड़ी खांसता एक सूखा हुआ नरकंकाल मेरे सामने बैठा था। चेहरा काला, आंखें भीतर को धसी हुई। हंसता था तो देखकर भय लगता था। यह बुरा हाल और चिकित्सा के नाम पर किसी साधारण से वैद्य जी की चटनी और एक सस्ता सा नुस्खा। पैसा नहीं है, कीमती दवा नहीं खा सकता। जब तक मुंह से रक्त मिला कफ निकलता है। उस रात को तो सो ही नहीं सका। अंधेरे में सामने बैठी राजेश्वर की ठटरी खांसी दिखती थी। स्कूल में असिस्टेंट सर्जन का लड़का मेरा विद्यार्थी है। दूसरे दिन उसके साथ जाकर डॉक्टर से मिला। फिर शाम को राजेश्वर के पास उसे ले गया। उसी की चिकित्सा शुरू हुई। तीसरे दिन से सुबह शाम स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगने लगे। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। 255 मिलते हैं, किसी तरह गुजर होती है। पर राजेश्वर के घर में तो दरिद्रता जैसे अट्टाहस कर रही है। छुट्टी लेकर आया है, वेतन नहीं मिलता। शायद पत्नी के जेवर बेचकर काम चलता है, शायद ऋण ले रहा है बराबर। चाचा अमीर नहीं है, पर थोड़ी बहुत जमा पूंजी उसके पास अवश्य होगी। लेकिन बुढ़ा है बड़ा कंजूस। शायद आजकल राजेश्वर के ही मत्थे खा रहा है। उसी मोहल्ले में राजेश्वर की चचेरी बहन का घर है। वे लोग बड़े आदमी हैं। इस छोटे से शहर में इने गिने बड़े आदमी हैं। उसके बहनोई को मैं भी जानता हूँ, खूब अमीर और इज्जतदार है। हालांकि सीकिया जवान ही है, पर गरीबी और रोग से घिरे निकट संबंधी राजेश्वर की 1 पैसे से भी सहायता नहीं कर सकता। कह नहीं सकता कि वह कभी राजेश्वर को देखने भी आया है या नहीं। बहन भी शायद पक्का दिल रखती है, नहीं तो इन नसीब के मारे लोगों को पर तो जरूर दया खाती। राजेश्वर से तो तुम परिचित हो, परंतु यदि एक बार उसकी पत्नी को देख पाते तो अवश्य अपने को कृतार्थ समझते। उसे देखकर दर्द से कलेजा फटने लगा। यह गरीबी, यह विपदा, यह कार्यभार, मुरझाई कली सा चेहरा है। 2 दर्द भरी आंखें, आंसू भरी आंखें और ममता मोह भरा दिल। राजेश्वर से मेरा परिचय पाकर प्रथम बार जब उसने मेरी और हाथ जोड़े तो जाने क्यों मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि नीचे झुककर उस नारी का चरण रज ले लूं। केवल चरण रज, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं किया जा सकता इस तपस्विनी के साथ।
तब से उसी प्रथम दिन से बराबर यही सोचता रहा कि यदि किसी प्रकार अपना जीवन देकर भी विधाता को मना सकूं तो यही उनसे कहूं कि इतने निर्दयी ना हो भगवान, इस करुण मूर्ति पर तरस खाओ, इसका यह लाल सिंदूर अक्षय रहने दो, चाहे मेरी जान ले लो। डॉक्टर कह गया है कि बहुत जल्दी इन्हें आप चंगा देखेंगे। और फीस देकर जब मैं डॉक्टर को विदा करके लौटा तो जीने के नीचे जहाँ ईंधन पड़ा रहता है, पहली सीढ़ी पर मुझे राजेश्वर की पत्नी खड़ी मिली। मैं झिझक कर रुका तो उसने नीचे झुककर मेरे पैरों पर अपना माथा रख दिया। सह नहीं सका, दोनों हाथों से मैंने उसका सिर पकड़कर उठाया शीघ्रता से। किसी प्रकार अपना रुदन रोककर भाभी और कुछ नहीं कह सका। लगा कि जैसे मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आज यह हो गया परमात्मा। मन का सारा धैर्य खोकर मंत्र मुग्ध की तरह उस घर से निकला। सामने संकरी गली है, फिर मोड़ है। उसी मोड़ पर अचानक राजेश्वर के दोनों बच्चे मिल गए। बड़ा 8 साल का है और छोटा 5 साल का। इन मासूम बच्चों को देखकर कितना तरस आता है। कोमल उदास मुख लिए अक्सर बाप की खाट के पास खड़े रहते हैं और सरल भोली आंखों से टकर टकर पिता का कृष्णक्लांत चेहरा देखते रहते हैं चुपचाप। बड़ा लड़का मुन्ना मुझे सामने पाकर बोला, जा रहे हैं चाचा जी, फिर कब आएंगे? मैंने कहा, कल आऊंगा बेटा, मैं रोज तुम्हारे पास आया करूंगा। और आगे बढ़ा कि मुन्ना ने मेरे पैर पर झुककर प्रणाम किया और फिर छोटे रामू ने भी अपनी जरा जरा सी उंगलियां मेरे पैरों में लगाकर दोनों हाथ माथे पर लगा लिए। हे भगवान! मैंने बच्चे को गोद में उठा लिया। कितना मोहक मुख है, कितना भोला। मुन्ना वहीं पैरों के पास खड़ा था। अचानक पूछ उठा, चाचा जी हमारे बाबूजी कब अच्छे होंगे? जैसे किसी ने मेरा दिल पकड़कर मसल दिया। बच्चे की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे बाबूजी बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे मुन्ना। जैसे बेहोशी में मैं फिर अपने घर पहुंचा। सारी राह पैरों में मानो सरसराहट होती रही। आज अभी इन पैरों पर एक शीश गिरा है। आज अभी इन पैरों के को 2 कोमल प्राणों ने अपने सुकुमार हाथों से छुआ है। इच्छा होने लगी कि इन पैरों को काट कर फेंक दूं। ये मेरे शरीर के सबसे निकृष्ट अंग, धूल मिट्टी से सनेते पैर आज मानो बहुत भारी अपराध करके घर लौटे हैं। पापियों, तुमने कैसे सब बर्दाश्त कर लिया? भाई, यह 1 महीने पहले की ही बात है। महीना भर हो चुका। मुझे राजेश्वर के घर रोज आते जाते मैंने श्रम अवश्य किया है, आर्थिक सहायता भी की है, पर बदले में कुछ पाया है वह जैसे किसी भी मूल्य से चुकता नहीं किया जा सकता। राजेश्वर, उसकी पत्नी, उसके दोनों बच्चे सभी मानो मेरे लिए प्राण देना चाहते हैं। निश्चय ही भाभी जान दे देंगी प्रभात के लिए, और दोनों बच्चे चाचा जी के लिए जरूरत हो तो अपनी कोमल गर्दन झुका देंगे। खुशी से कटवा लो। सती साध्वी माँ की कोख से जन्मे ये बच्चे बिल्कुल असाधारण जीव हैं। बड़ा मुन्ना अत्यंत मेधावी, अत्यंत प्रतिभाशाली बालक है। छोटा रामू अभी ना समझ है, पर कितना भोला और कितना मोहक, बिल्कुल देव कुमार सा लगता है। बहुत ही प्यारा बच्चा है। कल मैं अपना कैमरा ले गया था, दोनों बच्चों के को पास पास बिठाकर फोटो खींच लाया हूँ। फिल्म धुलने को दी है। फोटो तैयार होने पर तुम्हारे पास एक प्रति अवश्य भेजूंगा। इन बच्चों का चित्र देखकर तुम प्रभावित हुए बिना ना रहोगे, और तुम यह पढ़कर अवश्य प्रसन्न होगा कि राजेश्वर की तबीयत इस 1 महीने में बहुत ठीक हो गई है। ज्वर अब बिल्कुल नहीं रहता और चेहरे की रंगत भी बदल गई है। कल डॉक्टर से उसके घर पर मिला था। उसने कहा है कि अब आपके मित्र पर कोई खतरा नहीं है। मैंने उनके कफ की परीक्षा की है, बहुत जल्दी घूमने फिरने भी लगेंगे। मेरी तो प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। भाभी जी को मैंने डॉक्टर की बात सुनाई। रोने लगी सुनकर। छरछर मोती से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, भाभी यह मुझे अच्छा नहीं लगता, खुशी मनाओ, अब रोने की क्या बात है? भाभी ने आंचल से आंखें पोंछकर करुण वाणी में कहा, सोचती हूँ कि मुझ पापनी ने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो भगवान स्वयं प्रभात बाबू बनकर मेरा उद्धार करने आए। मैं भगवान हूँ? भाभी हंसकर पूछा। आंखें पोंछकर बोली, तुम पर क्या मनुष्य हो प्रभात बाबू? नहीं, तुम नारायण हो देवर जी। नारायण इसी तरह तो रूप धरकर दुखियों की, अनाथों की विपदा मिटाने आते हैं। सो आजकल नारायण हो गया हूँ। मौका अच्छा है। तुम्हारा कोई काम नारायण के करने लायक हो तो लिखना। नंदिनी ने रसोई घर से पुकार कर कहा, आज पढ़े लिखेगा नहीं? कब तक खेलेगा तू? मुन्ना भीतर के कमरे में था। वहीं से चिल्लाकर विनय के स्वर में बोला, जरा और देर और जीजी। फिर छोटे भाई ने से हौले से कहा, इधर को मुंह करो, लो शीशे में देखते जाओ।
तभी खट से किसी ने आंगन में जूतों की आवाज की। कौन? नंदिनी ने बिना देखे पूछा। नारायण हूँ, आने वाले ने गंभीरता से कहा। तब हंसती लजाती नंदिनी बाहर निकल कर आई रसोई घर से। प्रभात ने नमस्ते करके पूछा, बच्चे कहाँ हैं? भीतर घुसे हैं, जाने क्या कर रहे हैं तब से। मुन्ना, अरे आ रे, देख चाचा जी आए हैं तेरे। पलक मारते ही बड़ा लड़का बाहर दौड़ाया। जल्दी से चाचा जी के चरण छुए, फिर एक हाथ ऊपर करके अनुनय भरे स्वर में बोला, चाचा जी जरा अपना हैट दे दीजिए। चाचा जी ने अपना 16 हैट उतार दिया तो माँ ने पूछा, क्या करेगा हैट का? पर मुन्ना ने ना सुना। बहुत प्रसन्न होकर भीतर को घुसता घुसता बोला, चाचा जी तुम जरा बाबूजी के पास चलकर बैठो, हम अभी आते हैं। राजेश्वर दीवार से तकिया लगाकर बैठा, जाने क्या लिख रहा था। प्रभात ने उसे चौंका दिया। फिर आगे को झुककर वह लिखना देखकर खूब हंसा और वहीं घाट के किनारे बैठकर खूब हंसता हंसता बोला, यह छिप छिप कर जुआ खेलते हो? अभी भाभी से कह दूंगा। राजेश्वर ने इलस्ट्रेटेड वीकली को बंद करके मुस्कुरा कर कहा, मन बहला रहा था जरा। नंदिनी ने सामने आकर पान की तश्तरी बढ़ाई। प्रभात ने भवें चढ़ाकर कहा, सिर्फ पान? ना मीठा ना नमकीन, सिर्फ पान। इस प्रकार नारायण का अपमान ना करो देवी। नंदिनी ने किसी प्रकार हंसी रोककर कहा, नारायण को सब्र करना चाहिए, हलवा बना रही हूं। तथास्तु, प्रभात ने गंभीरता से कहा। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, जिंदाबाद। तीनों व्यक्तियों ने चौंक कर उधर देखा। दोनों बच्चे भेष धारण किए थे। कम्युनिज्म जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फिर दोनों एक साथ साथ कदम रखते सामने आ खड़े हुए। गंभीर भाव से चाचा जी को एक सैल्यूट देकर बड़े ने अपना परिचय दिया, मोशिये लेनिन। और वह छोटी सी दाढ़ी लगाए था। सिर पर माँ की बुनी टोपी थी, रूसियों की सी। फिर छोटा आगे बढ़ा, बाएं हाथ से चाचा जी को सलाम करके बोला, सरदार भगत सिंह। वह मूछें लगाए था, नुकीली, और सिर पर बड़ा सा चाचा जी का हैट पहने था। एक क्षण गंभीरता रहे, फिर सब एक साथ हंसे। माँ ने हंसते हंसते कहा, यही स्वांग भर रहा था तब से। चाचा जी ने लेनिन से कहा, दाढ़ी देखे तुम्हारी? लेकिन ना दाढ़ी उतार कर चाचा जी के हाथ में दी और भारी प्रसन्नता से बोला, 2 आने में कल खरीदी थी हमने। फिर भगत सिंह ने भी मूछें उतार दी और चाचा जी से कहा, देखो कितनी बढ़िया मूछें हैं। चाचा जी ने बड़े से कहा, अच्छा हम तुम्हारे लिए भी एक चीज लाए हैं, लेकिन पहले यह बतलाओ कम्युनिज्म के माने क्या होता है, तब देंगे। मुन्ना ने प्रसन्न भाव से कहा, कम्युनिज्म के माने हैं गरीबों का राज। शाबाश, बच्चे से कहा। फिर बाप की ओर देखकर हंसकर कहा, तुमने रटा दिया। राजेश्वर ने हंसकर कहा, बिल्कुल गलत ख्याल है, मैंने तो कुछ नहीं रटाया। तो फिर जीजी ने बतलाया है। प्रभात ने सिर हिलाकर कहा, कॉमरेड? कॉमरेड के माने? कॉमरेड माने भाभी। और जेब से एक पैकेट निकालकर बच्चों को देते हुए कहा, लो तुम्हारी तस्वीर बन गई। बेसब्री से बच्चों ने फोटो निकाला पैकेट से, क्षण भर उसे ध्यान से देखा, फिर उछल पड़े खुशी से। फिर क्रमशः बाप ने और माँ ने भी वह फोटो देखा। वे भी प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। तब प्रभात ने जैसे याद करके पूछा, सिरप मंगवा लिया वह? हाँ मंगवा लिया। डॉक्टर तो कल आए ही नहीं। डॉक्टर लखनऊ गए हैं, परसों तक लौटेंगे। मेरा भी आज रात को कूच है। कहाँ को? भाभी ने चौंक कर पूछा। घर को, प्रभात ने कहा। बाबूजी की चिट्ठी आई है, दिवाली वहीं मनानी पड़ेगी। बच्चे अभी तक बराबर अपनी तस्वीर देख रहे थे। सहसा मुन्ना ने कहा, जीजी हम बुआ जी को घर हो आए, बुआ जी को दिखाकर आते हैं। और बिना माँ के उत्तर की प्रतीक्षा किए छोटे भाई को खींचता भागा बुआ जी के घर की ओर। लंबी चौड़ी तीदरी के बीच बड़ी अलमारी श्रृंगार के सामान से सजी थी। दोनों बच्चे भागते हाफते फोटो लिए आ पहुंचे। उस समय लल्ला वहीं अलमारी के सामने खड़ा बड़े से शीशे में अपना मुंह देखता बाल काट रहा था। लल्ला बुआ जी का एकमात्र लड़का है, 11वीं में पढ़ा है, पर देखने में और भी बड़ा लगता है। लंबा चौड़ा, माँ की तरह का डिलडॉल है और माँ की तरह ही काला रंग है। बचपन में उसे चेचक निकली थी। चेहरा खुरदुरा हुआ है, रूपश्री तो जैसे उसे छू नहीं गई। इन्होंने पास आकर एक साथ कहा, देखो लल्ला, यहाँ हम बैठे हैं, हम हैं। चाचा जी ने खींची है, कितनी बढ़िया है। दोनों कहते हुए खुशी से। तब लल्ला ने कंघा अलमारी के बीच छोड़कर कहा, देखें? हाँ देखो, अच्छी है ना, यहाँ पर हम हैं, हम हैं। पर लल्ला ना बोला, ध्यान से उस तस्वीर को देखता गुमसुम खड़ा था कि राज रानी आ पहुंची। लल्ला ने उसे हंसकर कहा, देखो अम्मा इनकी तस्वीर। अम्मा ने पलंग पर बैठकर तस्वीर अपनी गोदी में रख ली और ध्यानस्थ होकर देखने लगी।
तो लल्ला ने हंसकर कहा, कैसा कुल्ला उडू से हैं बैठे दोनों। पर अम्मा ने कहा, तुम भी खिंचवा लो ना अपनी तस्वीर, इनकी तो मुफ्त खींची है बिना पैसों की, तुम रुपए देकर खिंचवाना फोटोग्राफर के यहाँ। हंसकर बोली, 5 रुपए ले जाना और अपना नया पतलून नया कोट पहनकर कुर्सी पर बैठकर खिंचवाना। राज रानी ने तनिक तिरछी होकर हंसकर बतलाया। लल्ला ने खुश होकर कहा, ये देखो दोनों कुर्ते ही पहनकर बैठे हैं, और अम्मा रामू तो नंगे पैर ही बैठा है, तुम अपना बूट पहनकर खिंचवाना। बच्चे दोनों चुप खड़े थे। बुआ जी और लल्ला की बातों के बीच एक शब्द ना बोल पाए, उदास हो गए थे और चुप खड़े थे। दोनों की आंगन के बीच से सुरेश ने पुकार कर कहा, मुन्ना रामू यहाँ आओ, गेंद खेलें। सुरेश राज रानी की विधवा जेठानी का लड़का है, मुन्ना से सिर्फ 7 महीने बड़ा है। खुश खुश बोला, तुम उधर खड़े हो जाओ, रामू तुम इधर और हम यहाँ रहेंगे। लो मुन्ना फेंको गेंद। गेंद इधर से उधर घूमती फिरने लगी। तीनों हंसते जाते, गेंद उछालते जाते। सहसा लल्ला तीनों के बीच आ खड़ा हुआ और सुरेश से बोला, इधर लाओ गेंद। सुरेश ने गेंद मुन्ना की ओर फेंक दी, चिल्लाकर बोला, देना मत। पर लल्ला ने आगे बढ़कर मुन्ना का हाथ दबोच लिया, फिर एक झटके के साथ उससे गेंद छीनकर कुर्सी पर जा बैठा। तीनों खिलाड़ी क्षण भर वहां जहां के तहां खड़े रहे, फिर धीरे धीरे लल्ला के पास सरक आए। रामू ने याद करके कहा, आज हम भगत सिंह बने थे मूछें लगाकर। भगत सिंह? लल्ला हंसकर कहा, इसी भगत सिंह की तरह साफा भी बांधा था, इसी की तरह नौकर बने थे तुम। राज रानी के नौकर का नाम भी भगत सिंह है, उसकी भी बड़ी बड़ी मूछें, साफा भी बांधता है सिर पर। रामू ने हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हैट लगाया था चाचा जी का, यह भगत सिंह नहीं, दूसरे। मुन्ना ने कहा, सरदार भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों को मारा था और जिनको फांसी हुई थी। लल्ला ने गंभीरता से कहा, सुल्ताना डाकू की तरह, उसे भी तो फांसी हुई थी। मुन्ना ने सुल्ताना का नाम नहीं सुना था, रुक रुक कर कहा, हम लेनिन बने थे दाढ़ी लगाकर ऐसे, फिर हाथ से दाढ़ी की शक्ल बनाकर कहा, यूं। और ये लेनिन कौन है? लल्ला ने पूछा। रूस के नेता, जैसे हमारे गांधी जी थे, उसने अब अमीरों को खत्म कर दिया, राजा को भी। रूस में तो अब गरीबों का राज है, वहां सब गरीब है? लल्ला ने पूछा। मुन्ना ने कहा, यहाँ भी गरीबों का राज हो जाएगा, अखबार में लिखा था, एक भी अमीर यहाँ न रहेगा, अमीरों को गरीब लोग मार डालेंगे। लल्ला ने मुंह टेढ़ा करके कहा, क्या खाक मार डालेंगे? तुमको कुछ मालूम भी है? हमारे बाबूजी के पास बंदूक है और तमंचा भी, कोई बोलेगा तो फौरन गोली से उड़ा देंगे। अमीरों को भला कोई मार सकता है? लल्ला समझा रहा था और तीनों छोटे लड़के पलक रोके सुन रहे थे कि बाहर वाले दालान से एक आवाज सुनाई दी, अरे तुम साले तब से कहाँ थे? सुनकर लल्ला ने घबरा कर कहा, बाबूजी आ गए, हटो भागो। ये दोनों भी डरे। दालान में बाबूजी की आवाज सुनाई दे रही थी, नौकर को फटकार रहे थे। बाईं ओर एक छोटा दरवाजा सड़क की ओर है। मुन्ना ने रामू को इशारा किया और दबे पांव दोनों निकल गए उसी दरवाजे से। भगवान दीन जी झूमते हुए आंगन में पहुंचे तो वहां सन्नाटा छाया था। उनके क्रोध से सब डरते थे। दिमाग चढ़ा हुआ है, जो कहीं किसी पर बिगड़ पड़े तो समझो कि उसकी खैर नहीं। पंपशु आवाज करके उल्टा जा गिरा। नौकर तड़ित वेग से पैरों के पास खड़ाऊ रख गया। लल्ला, एक कर्कश ध्वनि हुई। जी, लल्ला ने धीरे से कहा। मास्टर आया था आज? नहीं, आज भी नहीं आया। राज रानी ने गुसल खाने की किवाड़ पर पति की धोती और तौलिया रखते रखते कहा, महीने में 15 दिन नागा और फिर 15 दिन पढ़ाई। पति ने अपनी छोटी सी छाती पर हाथ फिराकर कहा, तुम इस साले मास्टर के रुपए काटो, यूं नहीं मानने का, दुनिया किस कदर हरामखोर हो गई है। बड़ी तिदरी में दोनों पति पत्नी निकट हुए तो राज रानी ने धीरे से कहा, राजू की बहू चाहती है कि उसका लड़का भी हमारे लड़के के साथ मास्टर से पढ़ लिया करे। तो पढ़े ना, ट्यूशन के रुपए दे मास्टर को तो पढ़े। अजी हाँ, रुपए तो बहुत धरे हैं उनके पास, घर में भूनी भांग नहीं मास्टर को रुपए देंगे, यूं ही बिना पैसे के चाहती है। भगवान दीन जी ने कहा, तो पढ़ने दो, तुम्हारा क्या हर्ज हो जाएगा, तुम्हारा भी दिल बहुत छोटा है। अरे एक गरीब आदमी का लड़का तुम्हारे लड़के के साथ अगर 4 अक्षर सीखता है तो बुराई क्या है इसमें? राज रानी ने तुनक कर कहा, मैंने कब मना किया है, पढ़ने दो। तस्वीर वह तब से खाट पर ही पड़ी थी। पति की नजर पड़ी तो फौरन उठा ली और आंखों के आगे करके बोले, यह किसकी फोटो है? राज रानी ने उसी भाव से कहा, उन्हीं दोनों लौंडों की है, और किसकी? भगवान दीन जी जरा देर तक उस तस्वीर को नजर भर देखते रहे, फिर हाथ को जरा दूर करके
दूर से दोनों लड़कियों की सुंदर छवि देखकर सिर हिलाकर बोले, अरे साले है तो बड़े खूबसूरत, बिल्कुल बड़े आदमियों के लड़के मालूम पड़ते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। राजरानी पूजा का आसन बिछा रही थी। उन्होंने कुछ ना कहा। पति ने तस्वीर सामने ताक पर रख दी और उसी की ओर निहारते निहारते बोले, एक ये बच्चे हैं और एक तुमने पैदा किया, बिल्कुल चमार लगता है देखने में। राजरानी ने कुड़कर कुछ कहना चाहा पर चुप रह गई। पति झूमते हुए श्रृंगार वाली अलमारी अलमारी के पास आ खड़े हुए शीशे में अपना मुंह देखा, देखते रहे, फिर धीरे से बोले, क्या जरा सा शरीर दिया है भगवान ने। तभी नौकर ने किवाड़ के पास झुककर कहा, सरकार 2 दिन की छुट्टी मिल जाती तो दिवाली गांव हो आता। तुम साले इस तरह क्यों गिड़गिड़ाते हो? शेर घर के नौकर हो, शेरों की तरह रहो, समझे? जी सरकार। जाओ जाओ, जरूर जाओ। दिवाली अपने माँ के साथ जाकर मनाओ। हमारी माँ जिंदा थी तो दिवाली में हमें अपने से अलग नहीं रहने देती थी, समझे? जी सरकार। माँ मर गई तो फिर जिंदगी साली ऐसी बेरस हो गई कि क्या कहे। तुम भाग्यवान हो जो तुम्हारी माँ जिंदा है, समझे? जी सरकार। शायद और कुछ कहते नौकर से कि राजरानी ने टोक कर कहा, आज लल्ला के लिए कपड़ा मंगवाना है, दिवाली पर उसे नए कपड़े चाहिए, रुपए देने चाहिए, दीजिए। नौकर चुपके से सरक गया। भगवान दीन जी ने अपनी छोटी छोटी मूछें उमेट कर कहा, जरूर जरूर, है कहाँ लल्ला? जी। लल्ला दौड़े आए। पिता ने मूछें उमेटते हुए कहा, बोलो क्या क्या कपड़े चाहिए, जल्दी बोलो। लल्ला ने कहा, कोट पतलून कमीजे पैजामे जूता। बाप ने सिर हिलाकर कहा, तुम तो साले पूरी ही लिस्ट बनाए बैठे हो। कोट पतलून कमीज जूता, कितने जूते, बोलो जल्दी। लल्ला ने हंसकर मुंह फिरा लिया तो बाप ने आगे बढ़कर कहा, अबे बोल कितने जूते, और हंसते गए। कहते कहते आगे को नजर गई। कम ऑन मिस्टर मुन्ना। मुन्ना ने धीमे से कदमों से आकर फूफा जी के चरण छुए तो फूफा जी ने अपने हाथ से पीठ ठोकर कहा, जीते रहो। मुन्ना शर्माकर लल्ला से बोला, हमारी तस्वीर। लल्ला हंस रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर फूफा जी ने 2 लंबे डग भर कर तस्वीर उठा ली और उसके सामने करके बोले, लीजिए हुजूर। तभी राजरानी ने भीतर से चिल्लाकर कहा, आज क्या नहाना धोना नहीं है, बच्चे बन गए तुम बच्चों के साथ। यहाँ भी वही चर्चा हो रही थी। मुन्ना घर लौटा तो माँ के कहते पाया कि दिवाली पर बच्चों को कपड़ों का क्या होगा। मुन्ना ने सुना, कहा, जीजी मेरे पास तो सब कपड़े हैं, कोट बिल्कुल साबुत है, रामू को नया कोट बनवा दो नीले रंग का। क्यों जीजी, बनवाओगी ना? जीजी ने कुछ उत्तर ना दिया। राजेश्वर ने धीरे से कहा, प्रभात भी चला गया, नहीं तो उसी से कुछ रुपए। पत्नी ने उदास स्वर में कहा, उन्होंने हमारे लिए जाने कितना खर्च कर दिया, यहाँ रहते थे तो भी क्या मांगना अच्छा लगता। राजेश्वर ने हंसकर कहा, पर रुपए तो चाहिए ना, कपड़े ना सही, दवा सही। कल यह शीशी खाली हो जाएगी, परसों से क्या खाऊंगा। डॉक्टर की फीस तो खैर उधार चढ़ ही रही है। नंदिनी ने कहा, दवा क्यों बंद होगी, कुछ ना कुछ इंतजाम होगा, चिंता ना करो। फिर मुन्ना की ओर देखकर बोली, अब किताब लो, कुछ पढ़ो लिखो, सवाल निकालूंगा। लड़का अपनी स्लेट खोजता खोजता बोला, स्लेट कहाँ गई? रामू ने दूसरे कमरे से चिल्लाकर कहा, मेरे पास है दादा, हाथी बना रहा हूँ, देखो आकर। यह हाथी है? मुन्ना ने भाई के पास आकर हंसकर कहा, यह तो गधा बनाया है तूने। ला भैया स्लेट मुझे दे दे, जल्दी दे दे, नहीं तो जीजी मारेंगी। तभी दरवाजे पर छेदी ने जोर से आवाज दी, भाभी अखबार। मोहल्ले में न्यूज एजेंट रहता है, उसका लड़का दोपहर तक अखबार बांट कर लौटता है। जिस दिन कोई कॉपी बची रहती है तो आकर भाई साहब को पढ़ने के लिए दे जाता है। राजेश्वर को अखबार पढ़ने की लत है। राजेश्वर ने ऊपर की मोटी खबर पढ़कर कहा, कम्युनिस्ट पढ़ रहे हैं, अब क्या जीतेंगे ये पूंजीवादी राष्ट्र। भगवान करे सारे संसार में कम्युनिज्म फैल जाए, गरीब लोग सांस तो ले सकेंगे। नंदिनी ने एक सांस खींचकर मानो अपने से कहा, कब फैलेगा ये। तभी मुन्ना सामने आ खड़ा हुआ, माँ के आगे स्लेट रखकर दुखी स्वर में बोला, ये सवाल देखो क्या है, पढ़। नंदिनी ने एक बार सवाल से स्वयं देखा, वही मुन्ना वाला उत्तर आया। फिर उत्तर माला को खोल कर देखा, फिर अपना निकाला हुआ सवाल देखा। अंत में हंसकर कहा, जाओ तुम्हारा उत्तर ही ठीक है, यह किताब का उत्तर गलत है। लड़का वहां से हट गया तो पति की ओर देखकर हंसकर बोली, 3 दिन में 4 गलतियां निकाल चुका है इस किताब की, वह हमेशा सवाल ठीक हल करता है। पर राजेश्वर ने अखबार से नजर ना हटाई। नंदिनी ने फिर कहा, ये किताबें लिखने वाले लेखक गणित के प्रोफेसर होकर इस तरह की गलतियां क्यों होने देते हैं अपनी किताबों में।
राजेश्वर ने अखबार का पन्ना उलटकर कहा, उन्हीं से जाकर पूछो, मैं तो गणित का प्रोफेसर नहीं। अच्छा, अरे दवा तो खा लो, कितनी देर हो गई, लाओ। तभी छोटे रामू ने बाप की गोदी में घुसकर कहा, बाबूजी दही कैसे बनता है? दिवाली पर कोई कर्ज नहीं देता। बड़ी कठिनाई से कुछ रुपए उधार मिल गए, पड़ोसी ने दिलवा दिए किसी से, पर बच्चों के लिए नए कपड़े ना बन सके। रामू के लिए मुन्ना ने नीले रंग का कोट बनवाने को कहा था। 20 रुपए हो तो नीला कोट बने। राजेश्वर की एक पुरानी पतलून पड़ी थी जिसके किनारे कीड़ों ने खा लिए थे। नंदिनी ने उसे संभालकर उधेड़ डाला, फिर लंबे लंबे टुकड़े साफ कर लिए। गली के उस पार एक नया गया बीता बुढ़ा मुसलमान दर्जी बैठता था। वह राजी हो गया। उस पुराने कपड़े को काट छाट कर रामू का कोट बना दिया। बुढ़े ने 2.5 रुपए लिए और अस्तर बटन देने पड़े ऊपर से। दिवाली के दिन रामू उसे ही पहनकर बाजार गया तो बहुत खुश था। बार बार हाथों से उस कोट को झाड़ लेता, फिर कहीं धूल ना लग गई हो। मुन्ना ने वही पुराना कोट पहनकर दिवाली की। दिवाली किसी प्रकार हो गई। तीसरे दिन भैया दूज थी। नंदिनी ने सुबह से लगकर सारा आंगन पानी से धोया, फिर सामने वाली तीदर गोबर से लीपी, फिर लक्ष्मी जी के आगे चौक पूरा कर मूर्ति बनाई, फिर जल्दी से बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर खुद बाल धोकर नहाई। ननद जी राजरानी आज अपने राजू भैया को टीका करने आएंगी। टीका लगाएंगी भैया के माथे पर और यहीं जीमेंगी। नंदिनी ने फुर्ती से हाथ चलाए, 3 शाक तैयार किए, रायता बनाया, फिर हलवा भुना सूजी का। राजेश्वर के लिए खीर बनाई, साबूदाने की, फिर धोती से मुंह का पसीना पोंछती रसोई घर से उठ आई। राजेश्वर अदलेटा छोटे बच्चे से बात कर रहा था। लखनऊ की छोटी लाइन जाती है कि बड़ी? छोटी। अच्छा बाबूजी, हवाई जहाज तेज चलता है कि मोटर तांगा? नंदिनी खड़ी सुन रही थी, हंसकर पूछा, क्या वजह है? 12 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। राजेश्वर ने घड़ी देखकर कहा, 12 बज रहे हैं, बीबी जी अभी तक नहीं आई? भूखी प्यासी बैठी होंगी, बड़ी देर हो गई। मुन्ना जा तो बेटा, अपनी बुआ जी को तो बुला ला, जा टीका करेंगी तुम लोगों को। देख तो आज बच्चे भी तो भूखे फिर रहे हैं, तुम भी भूखे बैठे हो। टीका होने से पहले खा पीकर बैठ जाता, जीजी क्या कहेंगी? नंदिनी ने शीघ्रता से मुन्ना को राजरानी के घर दौड़ाया तो छोटा रामू भी नहीं रुका। वह भी अपने दादा के पीछे पीछे दौड़ा। राजरानी के एक ममेरे भाई थे, वकालत करते थे और काफी कमाया था। सिविल लाइंस में कोठी बनवाई थी। उसी कोठी में रहते थे, बड़े आदमियों के बीच, जहाँ वैभव और ऐश्वर्य दिन रात चमकता था। राजरानी उन्हीं वकील दद्दा की दूज करके लौटी थी। 10 रुपए की मिठाई ले गई थी सजाकर। वकील दद्दा ने 25 रुपए दिए, टीका कराई और खाना भी अपने साथ बैठाकर खिलाया। बहुत ज्यादा खा लिया था शायद, सो घर लौटकर पलंग पर जा लेटी थी और नयन मूंदे लिए घड़ी भर के लिए। दोनों बच्चे आंगन के बीच खड़े थे। बुआ जी को अपने घर ले चले, पर बुआ जी ना दिखती थी। बड़ी बुआ जी से सब कह दिया था कि प्रतीक्षा में खड़े थे, अपनी बुआ जी कहाँ हैं? विधवा जिठानी ने भीतर आकर राजा रानी को लेटे देखा तो अचरज से कहा, छोटी बहू राजू को टीका करने नहीं गई? बाहर तुम्हारे दोनों भतीजे खड़े हैं, जाओ भाई। राजरानी किसी प्रकार उठी, हंसकर जिठानी की ओर देखा और बोली, हम तो खा पी चुके, अब जाएं टीका करने को? जिठानी ने सोचकर कहा, चली जाओ, बीमार आदमी तुम्हारे आसरे सवेरे से भूखा बैठा है, उसकी याद तक न रही तुम्हें? राजरानी ने तनिक लज्जित होकर कहा, क्या बतलाऊं भाभी, लो जा रही। लल्ला छत पर पतंग उड़ा रहा था, अभी अभी उसकी पतंग कटी थी, सो नीचे दूसरी लेने आया था। इन्हें यहाँ उदास खड़ा देखकर बोला, क्यों आए हो? बुआ जी को लेने आए हैं। बुआ जी को अपने घर ले जाएंगे, छोटे ने कहा। लल्ला की नजर रामू के कोट पर गई, पास गया, हाथ से कोट का कपड़ा चुकर देखा। रामू बोला, अभी नया बनवाया है हमने। लल्ला ने झटका देकर कोट का कपड़ा छोड़ दिया, फिर मुंह सिकोड़कर बोला, चल भाई, यह नया है? मुन्ना ने धीरे से कहा, बाबूजी की पतलून से बना है। लल्ला ने दौड़ जाकर खूंटी पर से अपना नया कोट उतार लिया, फिर इनके आगे पास आकर भागा, यह देखो हमारा कोट। दोनों लड़के मुंह खोकर क्षण भर उस बढ़िया कोट को देखते रहे। मालूम है कितने रुपए लगे? लड़के कुछ ना बोले। लल्ला ने हाथ उठाकर 5 उंगलियां फैलाकर कहा, 50 रुपए का कोट है यह। तब तक सुरेश भी उतर आया। लल्ला अपना कोट भीतर टांगने गया तो सुरेश ने मुन्ना से धीरे से कहा, तुमने दिवाली पर जुआ खेला? नहीं तो। हमने खेला है, हंसकर बोला, 1 रुपया हार गए।
थोड़ी देर खेले थे, लल्ला तो आधी रात तक खेले। लल्ला ने 4 रुपए जीते। उन्हीं रुपए की तो पतंग लाए हैं और मांझा लाए हैं ढेर सारा, और 1 रुपए की चाट भी खाई थी कल। बुआ जी चादर ओढ़ती ओढ़ती आ पहुंची और लड़कों से कहा, चलो रे चलो। यहाँ आकर याद आया तो हंसकर बोली, लो मीठा तो भूल ही है, भगत सिंह साथ आया था। जल्दी से आंटी से 1 रुपया निकालकर उसके आगे फेंक कर कहा, जरा फुर्ती से जाकर इमरती तो ले आई इस रुपए की। उधर नंदिनी ने चूल्हे पर रखी कढ़ाई रखी और शीघ्रता से पूड़ियां निकालने लगी गरम गरम। तभी भगत सिंह दौड़ते आए, चाची जल्दी चलो, लल्ला जीने से नीचे गिर गए। शहर से 9 मील की दूरी पर गांव था, जहां चाचा जी की 50 बीघा खेती थी। आधे साझे पर खेती करवाते थे और बीच बीच में गांव जाकर देखभाल करते थे खेतों की। खरीफ की निराई हो रही थी और ईख में पानी लग रहा था। यहाँ से लल्ला के गिरने की खबर पहुंची। सब काम जहां का तहां छोड़कर चाचा जी दौड़े आए। लखनऊ में भगवान दीन जी की बहन भी आई थी, वहां भी खबर पहुंची और बहन बहनोई भागे आए लल्ला को देखने। 3 बार डॉक्टर आया, 4 बार मोहल्ले के वैद्य जी भी आकर देख गए। ऊपर की सीढ़ी से पतंग उड़ाते उड़ाते पैर फिसल गया था लल्ला का। चोट मामूली थी, पीठ पर थोड़ी खरोच आ गई थी और कौनी छिल गई थी बाएं हाथ की। माँ ने 2 दिन खाट पर ही खाना खिलाया और 10 बार थर्मामीटर लगाकर टेम्परेचर देखा। गंगा जी का प्रसाद बोला गया और भगवान की कीर्तन कथा मानी गई। ऐसे में पढ़ना कैसे हो सकता था। 5 दिन के लिए मास्टर का आना रोक दिया गया। छठे दिन लल्ला ने मास्टर साहब के सामने किताब खोली तो एक किनारे मुन्ना को भी वही पेज खोले बैठे देखा। 4 दिन में लल्ला का हुलिया तंग हो गया इस मुन्ना के कारण। मास्टर कुछ लल्ला से पूछते तो लल्ला जवाब नहीं दे पाता। तब मास्टर इस मुन्ना की ओर देखते और वह फौरन जवाब दे देता। जाने क्या बात हो गई, अकेला पढ़ता था तब तो उसे सब याद रहता था। अभ्यास 6, उदाहरण माला 3 के शुरू वाले 5 सवाल मास्टर ने घर पर करने को दिए थे। दूसरे दिन कापियां देखी तो लल्ला ने 4 सवाल गलत किए, सिर्फ 1 सही था। फिर मुन्ना की कॉपी देखी तो उसके 5 उत्तर सही निकले। लल्ला ने कुड़कर कहा, मास्टर साहब ये अपनी माँ से पूछ पूछ कर निकाल लाता है सवाल। ए मुन्ना, जी नहीं मास्टर साहब, मैंने तो अपने आप की हैं। मास्टर साहब, ये झूठ बोलता है। मास्टर साहब ने कहा, अच्छा लो, अभी झूठ सच का पता लग जाएगा। लो लिखो दोनों। 2 सवाल बोले और तत्काल कराए। दोनों से और कापियां देखी तो दोनों को तो लल्ला ने सिर झुका ली। शाम को सुरेश ने अपनी माँ और चाची के आगे लल्ला की खिल्ली उड़ाई कि इससे 3 साल छोटा है मुन्ना, इनका 1 सवाल सही नहीं और उसके सब सही थे। राज रानी ने सुनकर कहा, राजू का लौंडा तो बलैया पैदा हुआ है और हमारे ये गोबर गणेश। लल्ला ने चिल्ला कर कहा, मैं काहे कहूँ गोबर गणेश, मुन्ना ने क्या अपने आप सवाल हल किए, वह तो अपनी माँ से पूछ पूछ कर निकाल लाता है। तुम तो कभी बताती हो कभी मुझे सवाल, उसकी तो माँ पढ़ी लिखी है, तुमको तो कुछ आता भी नहीं। चुप कर नास पीटे, राज रानी ने झल्ला कर कहा। दूसरे दिन मास्टर 4 बजे तक ना आए। घर से तो ठीक टाइम से निकले थे, पर राह में पुराने साथी मिल गए और उन्होंने पल्ला पकड़ लिया। यहाँ बैठक में लड़के जमा थे। लल्ला बीच में बैठता है अपनी डेस्क लगाकर, दाएं सुरेश रहता है और बाईं और दीवार के पास बैठता है मुन्ना। सुरेश गा रहा था, लल्ला ताल दे रहा था। इधर से मुन्ना निकला दवात में पानी डालने, धक्का लग गया शायद, डेस्क हिल गई और डेस्क पर रखी लल्ला की दवात छलक गई थोड़ी सी और ढोलडर नीचे जमीन पर गिर गया। मुन्ना ठिठक कर खड़ा था। लल्ला ने एक बार शांत भाव से उसके मुंह पर नजर जमा कर देखा, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप उठा, बाईं ओर से को झुका, झुककर मुन्ना की किताब उठा ली और शांत भाव से पूरी किताब बीच से चीर दी और चीर कर दूर कोने में उसे फेंक दी और बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जा बैठा। किताब वह कोने में पड़ी थी जिसका हर पेज बीच में से 2 हो गया था। मुन्ना स्तब्ध होकर देख रहा था। तभी मास्टर साहब ने किवारों पर छड़ी से आवाज की। शाम को घर आकर फटी किताब माँ को दिखाकर वह रोने लगा तो माँ ने हंसकर कहा, अरे पगले रोता काहे को है, मैं जोड़ दूंगी, तू लल्ला से लड़ा तो नहीं था। मुन्ना ने रोते रोते सिर हिलाकर जताया कि नहीं। माँ ने पुचकार कर कहा, ले 2 पैसे की गोंद ले आ तू, मैं अभी सब पेज जोड़ दूंगी। रामू पीछे खड़ा था। मुन्ना चुप हुआ तो वह उसके कान पर मुंह रखकर धीरे से बोला, दादा गाजर खाएगा? कहाँ है गाजर? मुन्ना ने धीरे से पूछा।
रामू ने धीरे से कहा, चल कड़िया में है, उतार ले तू। पर माँ ने सुन लिया। नाराज होकर बोली, गाजर छुओगे तो पीटूंगी, कच्ची ही सब खा लो, तरकारी काय की बनाऊंगी फिर। रामू तू बड़ा शैतान होता जा रहा है, अभी बाप से जाकर कहती हूँ, कान उखड़ेंगे तेरे। रामू ने पूछा, क्या दोनों कान? नंदिनी ने हंसी रोककर कहा, हाँ दोनों। माँ ने रात को लालटेन की रोशनी में पेज जोड़कर किताब सूखने को रख दी। सवेरे उठते ही मुन्ना ने याद करके पूछा तो माँ बोली, अभी जरा गीली है, जरा धूप में रखा। मुन्ना ने दुखी होकर कहा, अभी थोड़ी देर में तो हमें पढ़ने जाना है। माँ ने कहा, मुझे तो लगता है आज मास्टर ना आएंगे, आज तो उनके घर भजन होंगे भगवान के। अभी भगत सिंह कह गया है। तुम भी जाओगी जीजी? क्या होगा भजन में? लल्ला के अच्छे होने की खुशी में भजन होंगे। जल्दी जल्दी खा पी लो, चौका उठा दो तो कपड़े बदलूं जाने को। फिर पति के निकट आ पूछा, अच्छा आज क्या खाओगे? राजेश्वर पढ़ रहा था, किताब रखकर बोला, मुझे भी तो जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट पर सिविल सर्जन के हस्ताक्षर कराने, कुछ बना बुनू डालो जल्दी। और कुछ ना सूझ पड़ा तो खिचड़ी बना ली मूंग दाल की। राजेश्वर ने खाकर अस्पताल की राह ली और नंदिनी ने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे। अंधेरा हो जाएगा लौटने तक, फिर सब काम निपटा कर जाना चाहती थी भजनों में। लड़के छत पर खेल रहे थे। नंदिनी ने मुन्ना को पुकार कर कहा, जाकर पूछा कि मास्टर आएंगे आज या नहीं। दौड़ते आए बुआ जी के घर। घुसते ही गुसल खाने में लल्ला खड़ा मिला। राज रानी उसके पैरों को साबुन रगड़ रगड़ कर उज्जवल कर रही थी। लल्ला ने इन्हें देखकर हंसकर कहा, मुन्ना रामू दो भैया, पकड़े कान करे दैया। मुन्ना ने पूछा, मास्टर साहब आज आएंगे? लल्ला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, आज तो हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, वीर अभिमन्यु खेल आया है, बाबूजी कह गए हैं अभी जाएंगे थोड़ी देर में, मैटिनी शो होगा आज। राज रानी ने चिल्लाकर कहा, कूदो मत, सीधी तरह खड़े रहो। सुरेश निकल आया भीतर से, इनसे पूछने लगा, तुम भी चलोगे सिनेमा? इन्होंने कुछ ना कहा। तभी सुरेश की माँ भी तेल की बोतल लिए बाहर आई। उन्होंने सुन लिया था। इन्हें बड़े प्यारे स्वर में बोली, जाओ तुम दोनों भी कपड़े बदल आओ, तुम भी जाना सिनेमा देखने। सुरेश ने प्रसन्न भाव से कहा, जाओ जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, कार आती होगी, चाचा जी कार भेजेंगे हम लोगों के लिए, कार से चलेंगे। लल्ला सब सुन रहा था, चिल्लाकर बोला, नहीं, इन्हें हम नहीं ले जाएंगे साथ में। राज रानी ने ऊपर को मुंह करके रखा, क्यों नहीं ले जाएगा? तेरा क्या छीन लेंगे? नीचे बैठ, सिर पर साबुन लगा। और इनकी ओर बिना देखे शांत स्वर में कहा, जाओ रे मुन्ना रामू, तैयार हो आओ, अपनी माँ को भी लिवाते लाना। फिर धीरे से बोली, नहीं तो कौन जाएगा उसे बुलाने? खुशी से उछलते हुए दोनों घर की ओर भागे। हाथ मुंह धोए दोनों ने और कपड़े बदलने को माँ के पास आकर खड़े हुए। नंदिनी बक्सा खोल के बैठी थी। क्या पहनकर बीबी जी के घर जाए? क्या है उसके पास? यही सादी सादी धोतियाँ, सादे सादे 2-3 जम्पर ब्लाउज। बढ़िया साड़ी कहाँ से लाए? रेशमी ब्लाउज कहाँ से लाए? बच्चों ने एक साथ कहा, हमें अच्छे कपड़े पहनाओ। अच्छे कपड़े? माँ ने पुरानी धारीदार धोती पहनी, मुन्ना ने पजामा कुर्ता पहना। अब रामू को क्या पहनाया जाए? एक नेकर धुला रखा था, उसी को जल्दी जल्दी टाके मारकर ठीक किया और कमीज पहना दी मुन्ना को। हंसकर बोली, ले बाहें ऊपर किए देते हैं, अब बड़ी ना लगेगी। घंटा भर बाद खुशी खुशी लौट कर आए दोनों तो यहाँ दरवाजे पर कार खड़ी थी। ड्राइवर छोटे लाल सामने के चबूतरे पर बैठा बीड़ी पी रहा था। देखकर खुशी से फूले ना समाए, भीतर ना गए, वहीं कार के पास खड़े रहे। लाला अपना नया सूट पहने बाहर आया, हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और पीछे वाली सीट पर कूदकर जा बैठा। तब सुरेश आया। उसने आते ही इनसे कहा, मुन्ना चलो बैठो, रामू भैया चल, और उन्हें भीतर करके पीछे से खुद भी घुस आए। छोटे लाल ड्राइवर ने अंगड़ाई लेकर कहा, चले लल्ला? लल्ला ने अपने कोट का कॉलर ठीक करते हुए कहा, चलो। मोहल्ले की गली पार करके कार चौड़ी सड़क पर घूमने लगी तो झटका सा लगा। रामू लल्ला के ऊपर लुढ़क गया। डरकर उसने लल्ला का कोट पकड़ लिया। लल्ला ने झटका देकर उसका हाथ छुड़ाया कोट से, पर इस बीच में सिरवट पड़ गई। मुंह सिकोड़कर घृणा से रामू की ओर देखता रहा। फिर खट से उसे कंधा पकड़कर उठाकर खड़ा कर दिया। चलती कार में रामू घबराया हुआ आगे वाली सीट पकड़े खड़ा था, लल्ला के ठीक सामने। तब लल्ला ने झुंझलाकर कहा, नीचे बैठ। रामू सीट के नीचे लल्ला के जूतों के पास उखड़ू बैठ गया, पर लल्ला को संतोष ना हुआ। मुन्ना सीट के ऊपर था। रामू को इस तरह नीचे बैठा देखकर दुखी हो रहा था। लल्ला ने उंगली उठाकर कहा, तुम भी नीचे बैठो, उठो यहाँ से।
कार बाजार के बीच से की दौड़ती जा रही थी। दोनों सीट के नीचे बैठे थे, जहां कुछ भी ना दिखता था। सीट के किनारे पकड़ रखे थे दोनों ने। जरा सा भी धक्का लगता तो गिरते गिरते बचते लल्ला के जूतों पर। और लल्ला सीट पर तिरछा होकर बैठा था, बाहर की सीनरी देखता जाता था, मुस्कुरा रहा था। सुरेश शांत था। पलक मारते बाजार पीछे छूट गया और नदी वाली रोड पर कार दौड़ने लगी। सहसा लल्ला ने चिल्लाकर कहा, अरे 3 हाथी, 4, अरे 5। सुरेश ने भी उचक कर देखा और ये दोनों भी उठकर खड़े हो गए। सड़क के किनारे किनारे किसी बारात से ये 5 हाथी लौटकर झूमते चले जा रहे थे। लल्ला के सामने फिराड़ हो गई। जरा देर रुक कर कहा, जरा देर सही। हाथ उठाकर रामू की खोपड़ी पर पीछे से कस कर एक धौल जमाई और डांट कर कहा, अबे तू नीचे बैठ। रामू बैठ गया तो एक धौल फिर मुन्ना को भी जमाई, मुस्कुरा कर कहा, नीचे बैठो। शहर के पश्चिमी किनारे पर जहां नदी की ओर सड़क मुड़ती थी और बाएं अछूतों की बस्ती थी, भगवान दीन जी का बाड़ा था। बाड़ा एक फलांग का घेरा लिए था और पक्की 4 दीवारी से घिरा था। घेरे में दाल का कारखाना था, आटे की चक्की थी, तेल की मिल थी और कपड़े की कोठी थी। 3 मदों की रोजाना आमदनी शाम को गिनी जाती थी और प्रतिदिन मुनीम जी इंपीरियल बैंक की शाखा में नोटों के बंडल जमा कराते थे। तहसील में जहां भगवान दीन जी का मौरूसी घर था, चारों ओर सूद पर रुपया फैला था और 3 बड़े बड़े जमींदार उनके कर्जदार थे, जिनकी जमींदारी अब लल्ला के नाम होने वाली थी।